अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. Hope you all are doing well. As you all know students, हमने लास्ट क्लास में अपनी क्लास 7 के चैप्टर 1 को ऑलमोस्ट हाफ़ कंप्लीट कर लिया था। कुछ टॉपिक्स ही रहते हैं, आज हम वो सब भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर। So, emitters and absorbers. Some surfaces are better at emitting, giving off thermal radiation than others. यानी कि कुछ सरफेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्या करने में, इमिटिंग करने में थर्मल रेडिएशन। इमिटिंग मतलब गिविंग ऑफ, खुद से रेडिएशंस निकालने में, देन अदर्स, बजाय दूसरों के। गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर। यानी कि जितनी अच्छी एक सरफेस रेडिएशन निकाल सकता है, यानी कि इमिट कर सकता है, दे सकता है, उतनी ही अच्छी वो रेडिएशंस की वेव जो हैं वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसीलिए उन्होंने लिखा है गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर्स। यानी कि जो जो इमिट कर सकते हैं अच्छी रेडिएशन, वही अच्छी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। वाइट और सिल्वरी surfaces are poor absorber because they reflect most of the radiation। यानी कि वाइट और सिल्वर से कलर के जो सरफेसेस होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशंस के। क्यों? क्योंकि जो उनमें रेडिएशंस आ रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। रिफ्लेक्ट बैक क्या होता है? जैसे कि आपने ये बहुत बात सुनी होगी कि जब भी हम कभी आपने आपको शीशे में देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है। यानी कि जब हम शीशा देख रहे होते हैं वो किस तरह काम कर रहा होता है, वो इस तरह काम कर रहा होता है कि हमारी जो पिक्चर है वो रिफ्लेक्स बैक कर रही होती है। अगर आप लोग यही एग्जाम्पल लें तो जो हमारा मिरर होता है वो बेसिकली होता क्या है, वो एक ग्लास का सिर्फ एक शीशा होता है। ग्लास यानी एक सिर्फ शीशा होता है जो हमें आर पार दोनों तस्वीरें दिखा रहा होता है, यानी कि विंडो के जो शीशे होते हैं। लेकिन अगर उसी शीशे पे हम एक सिल्वर लाइन लगा दें, सिल्वर सरफेस लगा दें, या सिल्वर पूरा उसको एक साइड से सिल्वर से कवर कर दें, तो रैपिंग कर दें, तो हमें क्या नज़र आने लग जाती है? अपनी पिक्चर नज़र आने लग जाती है। क्योंकि जो हमारी इमेज हम लोग देखने के लिए एक शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो इमेज रिफ्लेक्ट बैक करती है और हमें अपने आप को दिखाती है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि वाइट और सिल्वर सरफेसेस जो होते हैं वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट्स बैक करते हैं। उनकी रेडिएशन क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती हैं। That is why in hot, sunny countries, houses are often painted white to keep them cool inside। इसीलिए वो शहर, वो इलाके, वो कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा शदीद गर्म होती हैं, जिन पर शदीद बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, सूरज पड़ता है, वो अपने घरों को अक्सर वाइट पेंट करती हैं। वाइट पेंट करने का क्या मकसद है? जब कभी भी दिन की रोशनी में सूरज शदीद अपनी शुआएँ दे रहा होगा, गर्मी दे रहा होगा सूरज, तो उनका जो घरों का सरफेस होगा वो बाहर से वाइट पेंट हुआ होगा। उन पे वाइट पेंट कभी भी वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सूरज की गर्मी तपिश को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो क्या होगा? वो दीवारें गर्म नहीं होंगी, और जब वो दीवारें गर्म नहीं होंगी तो घर गर्म नहीं होगा। इसीलिए वो लोग अपने घरों को थोड़ी गर्मी से बचाने के लिए, गर्म इफ़ेक्ट थोड़ा कम महसूस करने के लिए अपने घरों को वाइट पेंट करते हैं। क्योंकि जो वाइट और सिल्वर सरफेसेस होते हैं वो एब्जॉर्बर अच्छे नहीं होते क्योंकि उनकी रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर जाती हैं।
और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग एमिटर्स, यानी कि अब हम कंपेयर करेंगे दो एमिटर्स को। दो आपको एग्जांपल दी होंगी और उसमें कंपैरिजन करके बताएंगे किस तरह काम कर रहा है। टू मेटल कैन्स आर फिल्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि दो कैन्स ले लिए कोई भी, उनको हमने सेम अमाउंट से फिल करा और उससे हमने सेम टेम्परेचर दिया, यानी कि जो दोनों कैन्स का टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। कैन ए हैज़ अ डार्क सरफेस, कैन बी हैज़ अ शाइनी सरफेस। जो ए केन है उसका जो सरफेस है वो कैसा है, केन ए का क्या है, बहुत डार्क है, और केन बी का क्या है, शाइनी सरफेस है। द ग्राफ, जो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन्स पर, द ग्राफ शो दैट द वाटर इन कैन ए कूल्स मोर क्विकली देन दैट इन कैन बी, यानी कि जो केन ए का जो टेम्परेचर है, जो वाटर है वो बहुत जल्दी कूल ऑफ कर जाता है, ठंडा हो जाता है, बजाय इसके कि कैन बी का। बिकॉज क्लियरली अ डार्क सरफेस इज़ अ बेटर एमिटर ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन अ शाइनी सरफेस, क्योंकि जो एक डार्क सरफेस है वो बेहतर एमिटर है रेडिएशन का, थर्मल रेडिएशन का, बजाय इसके कि एक शाइनी सरफेस के। सो आई होप सो ये आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि डार्क सरफेस और ब्राइट सरफेस होने का क्या उनके फ़ायदे हैं हम लोगों को, क्योंकि डार्क सरफेस जो है, तो इस पिक्चर में इन्होंने क्या बताया, जो डार्क सरफेसेस हैं वो बेटर एमिटर ऑफ रेडिएशन हैं बजाय इसके कि हमारे पास एक शाइनी सरफेस के। नेक्स्ट एग्जांपल है कंपेयरिंग एब्जॉर्बर, या ये तो बात हो गई एमिटर्स की कि किस तरह रेडिएशन एमिट हो रही हैं। तो जो हमारे पास डार्क सरफेसेस हैं उससे रेडिएशन ज़्यादा अच्छी तरह एमिट हो रही हैं बजाय इसके कि एक शाइनी सरफेस से। अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्बर की। टू मेटल प्लेट्स, वन शाइनी एंड वन डार्क, हैव थर्मोमीटर्स अटैच टू देयर बैक, यानी कि दो प्लेट्स दे दी गई हैं, एक ब्लैक कलर की, एक थोड़ी शाइनी सी, दोनों के साथ थर्मोमीटर अटैच किया गया है उनके बैक पे, यानी कि दो प्लेट्स हैं, एक डार्क एक शाइनी, दोनों के पीछे बैक प्लेट पे क्या है, थर्मोमीटर अटैच है। द प्लेट्स आर फिक्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडिएंट हीटर, यानी कि बीच में आपके पास रेडिएटर है और रेडिएंट हीटर है, और हीटर के क्या है, दोनों जो प्लेट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है ना हीटर के साथ वो सेम है, यानी कि जितनी दूर एक है उतनी ही दूर एक है, यानी अगर जितनी पास एक है उतनी ही पास एक है, डिस्टेंस सेम है। The graph shows that the dark surface absorb heat more quickly than the shiny one. अब क्या होगा, जो डार्क सरफेस है वो ज़्यादा जल्दी हमारे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है बजाय इसके कि एक शाइनी सरफेस के। क्लियरली डार्क सरफेस आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन शाइनी सरफेस। जैसे कि डार्क सरफेस क्या था, बेटर एमिटर था रेडिएशन का, इसी तरह वो बेटर एब्जॉर्बर भी है रेडिएशन का। शाइनी सरफेस जिस तरह एक बहुत अच्छा रेडिएटर नहीं था उनका रेडिएशंस का, उसी तरह अच्छा एब्जॉर्बर भी नहीं है वो उतनी ही अच्छा एब्जॉर्बर भी नहीं है वो रेडिएशंस का। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग को ये बता रहे हैं कि पहले एमिटर्स क्या होते हैं, एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं। इन लोगों ने पहले आपको एमिटर्स के बारे में बताया है, फिर एब्जॉर्बर्स के बारे में बताया है। तो एमिटर्स में यही बताया कि जो अच्छे एमिट कर सकेंगे रेडिएशन, वही अच्छी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकेंगे। वाइट और सिल्वरी सरफेसेस पुअर एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशन के, क्योंकि उनकी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और इसके अलावा इन्होंने फिर आपको बताई हैं दो एग्जांपल्स दी हैं। दोनों एग्जांपल्स में यही था कि एक में तो उन्होंने दो बकेट रख दिए थे, दो कैन्स रख दिए थे, दोनों कैन्स में वाटर सेम था, टेम्परेचर सेम था, लेकिन जब उनको कूल डाउन किया गया तो बकेट ए जल्दी कूल डाउन हो गया बजाय बकेट बी के, क्योंकि डार्क सरफेसेस जिस तरह रेडिएशन अच्छी एमिट कर सकते हैं, इसीलिए बकेट ए जो है वो जल्दी रेडिएशन एमिट कर देता है तो कूल डाउन हो जाता है। जबकि बकेट बी जो कि ब्राइट सरफेसेस का है, तो ब्राइट सरफेसेस क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट अच्छी तरह नहीं कर पा रहे होते। नेक्स्ट इन्होंने आपको दी थी जो एग्जांपल वो थी दो प्लेट्स की, जिनमें से एक जो थी डार्क थी और एक शाइनी थी। दोनों में पीछे बैक प्लेट पे थर्मामीटर अटैच करा था और हीटर के साथ दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखा था। तो इसमें इन लोगों ने आपको क्या बताया कि जो ग्राफ शो कर रहा था कि जो डार्क सरफेस है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को बजाय इसके कि शाइनी सरफेस या शाइनी प्लेट के, क्योंकि जो डार्क सरफेस है, जो डार्क प्लेट है, वो अच्छी एब्जॉर्बर भी है हीट की, रेडिएशन की, इसी तरह अच्छी एमिटर भी है रेडिएशन की। और जो शाइनी सरफेसेस हैं वो पुअर कंडक्टर है रेडिएशन एमिट करने के लिए, एमिटर भी पुअर है और एब्जॉर्बर भी पुअर है। सो ये सब चीज़ें यहाँ इन्होंने बताई हुई थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है वैक्यूम फ्लास्क।
The vacuum flask. A vacuum flask or thermos flask can keep drink hot or cold for hours. यानी कि जो थर्मोस फ्लास्क होता है, जो वैक्यूम फ्लास्क होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग चाय रख लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे वैक्यूम फ्लास्क होते हैं जिसमें हम पानी रख लेते हैं। वाटर बॉटल्स ऐसी होती हैं जो कि पानी मुस्तकिल घंटों तक, कुछ घंटों तक ठंडा रख सकती हैं। इसी तरह वैक्यूम फ्लास्क होते हैं चाय के लिए भी, जो कि चाय को और गर्म पानी को बहुत हद तक गर्म रख सकते हैं काफ़ी देर के लिए। द फ्लास्क हैज़ अ नंबर ऑफ़ फीचर विच रिड्यूसेस द रेट एट विच हीट फ्लोज इन और आउट ऑफ इट। यानी कि हर फ्लास्क में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं हीट के फ्लो रेट को। यानी कि जिस तरह अब अगर हम लोग ठंडे पानी का फ्लास्क ले रहे हैं तो ठंडे पानी का फ्लास्क हीट के फ़्लो का रिडक्शन इस तरह रोक देगी कि वो हीट जो बाहर का टेम्परेचर है उसको अंदर ट्रैवल नहीं करने देगी और अंदर के टेम्परेचर को, अंदर के ठंडे पानी को मेंटेन करेगी। इसी तरह अगर हम लोग सर्दियों में हम लोग गर्म पानी या गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी हम लोग थर्मोस फ्लास्क में रखेंगे तो उसका यही होगा कि वो जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखेगी और बाहर के ठंडे एटमॉस्फेयर को उसमें अफेक्ट नहीं करने देगी। तो वो क्या रखेगी, दोनों टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ हीट क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, हीट फ्लो रिड्यूस कर देगी। ये किस तरह से होते हैं, इनके तीन स्टेप्स होते हैं। द स्टॉपर रिड्यूसेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। यानी कि हर थर्मोस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क के ऊपर एक स्टॉपर होता है। स्टॉपर क्या ढकना होता है जो कि हीट लॉस को रोकता है बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड। जिस तरह के आपने कन्वेक्शन मेथड में पढ़ा था, किस तरह कि हम लोग एक तरफ से हीटर चला लेते हैं और पूरा कमरा गर्म होता है। पूरा कमरा किस तरह गर्म होता है कि नीचे से हम लोग नीचे से हीटर की हवा, गर्म हवा निकलना शुरू होती है तो वो ट्रैवल करते करते ऊपर जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर की तरफ रहती है। और एक मोमेंट पे ऐसा आता है कि जो हीटर की हवा होती है, हीटर की गर्म हवा होती है, वो पूरे कमरे को नीचे से ट्रैवल करके ऊपर जाती है और पूरे कमरे को गर्म कर देती है। इसी तरह जब हम लोग किसी भी फ्लास्क में चाय डालेंगे गरम तो नीचे की चाय क्या होगी, गर्म होगी। नीचे से ऊपर तक हम चाय से उसको भर देंगे तो नीचे से ऊपर तक का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, फ्लास्क का गर्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें गर्म चीज़ रखी है और ऊपर से हमने उसके स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर लगाने की वजह से ये होगा कि नीचे की चीज़ ऊपर तक मुस्तकिल गर्म रहेगी। जो नीचे की हीट ट्रांसफ़र हो रही है, नीचे से ऊपर आ रही है हीट, वो उस फ्लास्क से बाहर नहीं जाएगी, स्टॉपर की वजह से वहीं रुक जाएगी, उसके अंदर ही रहेगी। तो हमारा जो चाय है या कॉफ़ी है या गर्म पानी है वो बहुत घंटों तक गर्म ही रहेगा। Number 2, the space between the wall has the air removed vacuum, so heat loss by convection and conduction is reduced। यानी कि क्या होगा, जो वैक्यूम के अराउंड जो वॉल्स हैं वो एयर रिमूव वैक्यूम होगा। हैज़ द एयर रिमूव्ड वैक्यूम सो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इट रिड्यूस। यानी कि उसके आसपास जो है उन्होंने एयर रिमूव कर दी गई है, वैक्यूम स्पेस कर दिया गया है, तो जो हीट लॉस है वो क्या होगी, नहीं होगी। जिस तरह कि उन्होंने आपको यहाँ एक पिक्चर भी दिखाई हुई है एक वैक्यूम फ्लास्क की। सबसे पहले उन्होंने आपको ऊपर स्टॉपर दिखाया हुआ है, फिर दिखाया हुआ है गैप विद एयर रिमूव्ड। गैप के बीच में क्या उन्होंने कर दिया, एयर रिमूव कर दी है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हीट का जो लॉस है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगी, हीट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। तो जो बाहर का, जो अंदर का एटमॉस्फेयर की जो हीट होगी वो बाहर नहीं निकल पाई होगी। अगर आप कभी नोट करते हो कि हम लोग जब गर्म कप में गरम चाय डालना शुरू करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से धुआं उठना शुरू हो जाता है। धुआं उठता है और एक मोमेंट पे ऐसा आता है, अगर आप बहुत देर तक अपनी चाय ना पिए या ठंडी करने रख दें तो चाय का जो टेम्परेचर है, जो गर्म है वो चाय, वो तो हल्की नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, पीने के काबिल हो जाती है कि आप पिएँ। तो उससे आपकी ज़बान नहीं जलती। क्यों? क्योंकि जो उसका हीट होता है वो उससे निकलना शुरू हो जाती है, धुआं निकलना शुरू होता है। तो धुआं निकलने की वजह से क्या होती है, चाय ठंडी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इन्होंने वैक्यूम फ्लास्क इस तरह बनाया है। सबसे पहले तो वो उसके स्टॉपर, जहाँ से वो हवा निकल सकती है, गर्म निकल सकती है हीट, तो उसी जगह को स्टॉपर से वो बंद कर देंगे। फर्स्ट मेथड तो ये कर दिया इन्होंने, तो हीट ही बाहर नहीं निकलेगी, पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म का गर्म ही रहेगा, हीट लॉस नहीं होगी। दूसरा ये क्या कर दिया उन्होंने, एक ऐसी वॉल बनाई, एयर रिमूव कर दी, वैक्यूम वॉल है। तो उस वैक्यूम वॉल की होने की वजह से ये असर है कि हीट लॉस नहीं होगी, हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। तो क्या रहेगा, जो चाय है या जो भी चीज़ है अंदर वैक्यूम की, वो गर्म की गर्म ही रहेगी। नंबर 3, द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल रिड्यूसेस हीट लॉस बाय रेडिएशन। अब इसमें क्या चीज़ है जो हमने अभी रेडिएटर और एब्जॉर्बर में पढ़ी, जो सिल्वर शाइनी जो वॉल्स हैं उसकी, वो क्या करती हैं, वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ पुअर रेडिएशन निकालती हैं अपने पास से। यानी कि
पुअर इमिटर हैं। जब वो पुअर इमिटर हैं तो रेडिएशन इमिट नहीं कर पाएंगी, और इसी तरह क्या होंगी, पुअर एब्जॉर्बर भी होंगी, क्योंकि जो चीज़ पुअर इमिटर होती है वही पुअर एब्जॉर्बर भी होती है। पुअर एब्जॉर्बर होने की वजह से ना वो हीट गेन करेंगी ना लॉस करेंगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, जो सरफेसेस पुअर इमिटर्स ऑफ हीट होंगे वही पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट भी होंगे। इसी तरह मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में यही आपको बता रही थी इमिटर्स और एब्जॉर्बर के बारे में। जो शाइनी मटीरियल्स थे वो क्या थे, पुअर इमिटर थे। जब वो पुअर इमिटर होंगे, रेडिएशन नहीं इमिट कर पाएंगे, तो वो उसी तरह रेडिएशन एब्जॉर्ब भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो जो होंगे पुअर एब्जॉर्बर भी होंगे। तो इसीलिए उन्होंने वैक्यूम बनाने के लिए उनकी जो उसके अराउंड जो वॉल है, उनका जो सरफेस है वो क्या कर दिया है, सिल्वर लाइनिंग का कर दिया है। सिल्वर लाइनिंग की वजह से होने की वजह से सिल्वर पूरा सरफेस हो गया उनका, तो जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं आ पाएगी, और क्या होगा, और जो अंदर की हीट है वो बाहर भी नहीं जा पाएगी। ये सारे प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस की होने की वजह से क्या होगा कि हीट लॉस नहीं होगी। अगर उसमें उन्होंने अपने वैक्यूम फ्लास्क में ठंडा पानी रखा हुआ है तो क्या होगा, पानी ठंडा ही रहेगा, और अगर उन्होंने गर्म चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी रखा हुआ है तो वो गर्म का पानी गर्म ही रहेगा, घंटों तक गर्म चलता ही रहेगा। इसके अलावा इन्होंने आपको बताया, फिर डिड यू नो द वैक्यूम फ्लास्क वॉज डिज़ाइन एंड इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट सर James in 1892. The Thermos company was the first to mass produce vacuum flask for everyday use। यानी कि 1982 में साइंटिस्ट सर जेम्स ने सबसे पहले अपना एक वैक्यूम फ्लास्क बनाया, जिसके बाद क्या हुआ, अब आज तक जो है वो वैक्यूम यूज़ होना शुरू हुए हैं, वैक्यूम फ्लास्क यूज़ होना शुरू हुए हैं, जो हर दिन के इस्तेमाल में लोग इस्तेमाल करते हैं। More about changing state. Earlier in this chapter, you read about the kinetic theory for the way particles behave during melting, evaporation and condensing. इसमें आपको बता रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि काइनेटिक थ्योरी के बारे में। और काइनेटिक थ्योरी में क्या होता है, पार्टिकल किस तरह बिहेव करते हैं मेल्टिंग में, एवापोरेशन में और कंडेंसिंग में। लेट अस यूज़ व्हाट हैपन्स व्हेन सम क्रश्ड आइस इज़ हीटेड। यानी कि अब इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको समझाने को कि अगर हम क्रश्ड बर्फ़ को हीट अप करेंगे तो क्या होगा। द आइस इज जेंटली वार्म्ड अंटिल इट मेल्ट। यानी कि आराम से इसको ये लोग हीट अप कर रहे हैं, तमीज़ से थोड़ा हीट अप कर रहे हैं, और क्या होगा, जेंटली वार्म करके जब तक वार्म करेंगे जब तक वो क्या हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। द हीट इज़ दैन टर्नड अप अंटिल द वाटर बिगिनस टू बॉयल। यानी कि द हीट इज़ दैन टर्नड अप, उसको हीट ऑन कर देंगे, हीट देना शुरू करेंगे, उस हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे उस बाउल को या जिसमें भी उन्होंने क्रश आइस रखी हैं, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि जो वाटर है वो बॉयल ना हो जाए। यानी कि सबसे पहले उन्होंने सॉलिड स्टेट लिया, आइस ली, क्रश्ड आइस ली जो कि सॉलिड स्टेट में, फिर उन्होंने उसको हीटअप करके क्या करा, मेल्ट कर लिया। यानी कि अगर आप भी कोई एग्जांपल ले लें, बर्फ़ थोड़ी देर के लिए बाहर निकालेंगे तो वो खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इवन कि वो रूम टेम्परेचर पे आप उसको हीटअप नहीं कर रहे, लेकिन वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, बाहर निकाल के रखा एक प्याले में और उसको रख दिया। फिर उसके बाद क्या हो गई, वो जो सॉलिड क्रश्ड आइस थी वो लिक्विड में चेंज हो गई। अब उन्होंने हीट अप करना शुरू करा, जो वाटर बन गया था, यानी कि बर्फ़ तो मेल्ट होकर पानी बनेगी, तो जब पानी बन गया तो उन्होंने उसको हीट अप करना शुरू करा। जब हीट अप करने के लिए उन्होंने हीट सप्लाई करना शुरू करी, और अनटिल एंड अनलेस सप्लाई करी हीट जब तक वो पानी बॉयल नहीं होना शुरू हो गया। द टेम्परेचर इज़ टेकन एवरी 30 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी कि हर 30 सेकेंड बाद टेम्परेचर नोट करा गया। जब उन्होंने हीट अप करना शुरू करा गया, हर 30 सेकेंड बाद वो लोग टेम्परेचर मेजर करते रहे। इस तरह क्या करा उन्होंने, हर तरह टेम्परेचर मेजर करा। और अब आपको ये नेक्स्ट पेज में ग्राफ शो करेंगे। द ग्राफ शोज़ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेशन आपको ग्राफ पे प्लॉट करके बता रहे हैं। वॉट डज द ग्राफ शो? स्टेज 1, द हीट एनर्जी इज़ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस अप टू 0 सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो हीट एनर्जी उन्होंने सप्लाई की थी वो क्या कर रही है, टेम्परेचर ऑफ द आइस अप टू, टेम्परेचर को राइज़ कर रही है 0 सेल्सियस तक। 0 सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी बर्फ़ का। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना शुरू करा, उन्होंने टेम्परेचर हीट अप करना शुरू करा। और जो हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या हुई, जो आइस है वो क्रश्ड आइस किस में हो गई, कन्वर्ट हो गई वाटर में। स्टेज 2, हेयर देयर इज़ वेरी लिटिल टेम्परेचर राइज। यानी कि जब हमारे पास क्रश्ड आइस वाटर में चेंज हुई तो हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, हल्का सा टेम्परेचर राइज हुआ। द हीट एनर्जी इज़ being used
टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन इन द आइस। यानी कि जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे थे क्रश आइस को, उसने क्या करना शुरू करा, अलाउ करना शुरू करा वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन। क्योंकि सॉलिड में जो सारे एटम्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जब हम उसको हीटअप करना शुरू करेंगे तो वो क्या करेंगे, हम उसको एक तरह से अलाउ कर देंगे कि अब वो क्या हो जाए, अपनी फिक्स पोजीशन ब्रेक कर दें। फिक्स पोजीशन फ्रॉम द इन द आइस, द सॉलिड इज़ टर्निंग इनटू लिक्विड। जब उन्होंने अपनी फिक्स पोजीशन ख़त्म करना शुरू करी, एटम ने अपना फिक्स पोजीशन ख़त्म करना शुरू करी, एक दूसरे से हल्का हल्का गैप मेंटेन करना शुरू करा। जब उन्होंने गैप मेंटेन करना शुरू करा तो क्या हुआ, गैप मेंटेन करने की वजह से वो लोग अपने आप से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हुए। इस तरह क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा गैप आ गया। जब गैप आना शुरू हुआ तो फिक्स उनका स्ट्रक्चर, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं रही। फिक्स नहीं रहने की वजह से सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, क्रश्ड आइस चेंज हो गई वाटर में। स्टेज 3, द हीट एनर्जी इज़ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100 सेल्सियस। अब क्या हुआ, उन्होंने हीट अप करना शुरू करा, हीट एनर्जी बढ़ाई, हीट बढ़ाई। जब हीट बढ़ाई तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते चला गया 100 सेल्सियस पर। 100 सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब भी किसी चीज़ को हमें बॉयल करना होता है तो हम 100 सेल्सियस पे बॉयल करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस मीन कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। Stage 4. Here there is no temperature rise. The heat energy is being used to allow water molecule to break free completely. स्टेज 4 में क्या हो रहा है, स्टेज 4 में कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, 100 सेल्सियस पर ही रहा। द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली। यानी कि हीट एनर्जी ने अलाउ करा वाटर के मॉलिक्यूल को कि वो अपने बिल्कुल ही स्ट्रक्चर, अपनी पोजीशन बिल्कुल ही तोड़ दें, अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, फ्रीली मूवेबल हो जाए, जिस तरह गैस में होता है। द लिक्विड इज़ चेंजिंग इनटू गैस। अगर आपको अच्छी तरह याद हो और आपने मेरा लेक्चर पहले अच्छी तरह सुना हो तो आपको याद होगा कि हमने बात करी थी सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है और लिक्विड गैस में कैसे चेंज होती है। अगर आप उसी टॉपिक को, उसी वीडियो को अगर रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने क्या करा था, सॉलिड को चेंज करा था लिक्विड में, लिक्विड को देन गैस में। तो यहाँ भी यही हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने ले ली क्रश्ड आइस को हल्का सा हीट करा, तो हीट करने की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ और टेम्परेचर चला गया 0 पर, जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। आइस मेल्ट होना शुरू हुई, जब मेल्ट होना शुरू हुई तो वाटर में चेंज हो गई। जब आइस मेल्ट होगी तो आइस तो होती है सॉलिड, अपने उनके जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, उनका एक फ़िक्स पोजीशन, फ़िक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उन्होंने हीट एनर्जी ने अलाउ करा कि वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दें, अपनी पोजीशन, अपना फ़िक्स स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करें। जब उन्होंने अपना फ़िक्स स्ट्रक्चर, फ़िक्स पोजीशन ब्रेक करना शुरू करी तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फ्रीली मूवेबल नहीं होते, लेकिन उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, वो अपना गैप मेनटेन करके रखते हैं। सो लिक्विड में चेंज हो गया। उन्होंने थर्ड स्टेज में क्या करा, अब उन्होंने हीट एनर्जी थोड़ी और देना शुरू करी, थोड़ा और हीट करना शुरू करा। जब थोड़ा और हीट करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी देने की वजह से टेम्परेचर और राइज़ हुआ। जब टेम्परेचर और राइज़ हुआ तो वाटर का टेम्परेचर चला गया 100 सेल्सियस, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, शदीद गर्म होना शुरू हो जाएगा। बॉयल जब होना शुरू होगा तो स्टेज 4 पे हम आ जाएंगे। बॉइलिंग के बाद अब फर्दर टेम्परेचर राइज़ नहीं होगा, लेकिन हीट एनर्जी अब वाटर को अलाउ करेगी कि वो अपनी सारी पोजीशन ख़त्म कर दें। उनकी पोजीशन, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उनके सारे पार्टिकल्स, सारे एटम फ्रीली मूवेबल हो जाएंगे। तो फ्रीली मूवेबल स्टेट कौन सी होती है, गैस की होती है। तो अब जो हमारा लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा गैस में। तो यही एक उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है जिसमें उन्होंने आपको काइनेटिक थ्योरी बताई है मेल्टिंग, एवापोरेशन एंड कंडेंसिंग के बारे में। आई होप ये आपको भी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स हैं, ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं। सो नंबर 1 इज़, वाई डज़ अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क नॉट हर्ट वेरी मच इफ़ इट लैंड्स ऑन योर हैंड। यानी कि अगर किसी भी फायरवर्क का स्पार्क आपके हाथ पर आके गिरता है, आपके हाथ पर आकर लगता है, तो वह आपके हाथ को ज़्यादा तकलीफ़ क्यों नहीं पहुँचाता, हर्ट क्यों नहीं होता आपका हाथ। सो इसके ऑप्शंस हैं, द स्पार्क हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। के स्पार्क में क्या होता है, नंबर जो ए आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें यह है कि हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बी, ऑप्शन नंबर बी है, द स्पार्क हैज़ अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। स्पार्क के पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होगी।
ऑप्शन डी, द स्पार्क हैज़ नो हीट एनर्जी। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है द स्पार्क हैज़ लिटिल हीट एनर्जी, दैट्स वाई आपके हाथ को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। बजाय इसके मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये एग्जांपल भी दी थी कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ स्पार्क के लगने से हाथ को पहुंचेगी या गर्म कप के पकड़ने से पहुंचेगी। तो ज़्यादा गर्म कप के पकड़ने से आपका हाथ ज़्यादा जल्दी जलेगा, क्योंकि क्या होगा उसमें बहुत ज़्यादा कप में हीट एनर्जी ज़्यादा होगी बजाय इसके कि स्पार्क में बहुत कम हीट एनर्जी होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा चोट नहीं पहुँचती, ज़्यादा दर्द नहीं होता। सो MCQs नंबर 3 है हीट एनर्जी इज़ मेजर्ड इन, यानी कि इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि हीट एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या होता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिग्रीज़, ऑप्शन नंबर 2 इज़ जूल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज़ न्यूटन्स एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ पास्कल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जूल्स। हीट एनर्जी इज़ मेजर्ड इन जूल्स। ये भी हमने आपको पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि हीट एनर्जी हमेशा जूल्स में मेजर होती है। So MCQs number 3, which of these does the kinetic theory not explain, यानी कि ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं और इसमें आपको बताया है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपकी जो काइनेटिक थ्योरी है वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं करती। वो जो आपका ऑप्शन है वो काइनेटिक थ्योरी का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ कंडेंसिंग ऑफ स्टीम, ऑप्शन नंबर बी इज़ एवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हीट कमिंग फ्रॉम सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी कि इन सब में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है आपका जो हीट काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है हीट कमिंग फ्रॉम द सन डज नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक थ्योरी, जबकि कंडेंसिंग ऑफ द स्टीम, हीट मेल्टिंग ऑफ ice and evaporation of water does explain kinetic theory। किसको एक्सप्लेन कर रहा है? काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है हीट कमिंग फ्रॉम द सन डज नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक थ्योरी। MCQs नंबर 4, वॉट हैपन व्हेन वन एंड ऑफ अ मटीरियल बार इज़ हीटेड, यानी कि क्या होगा जब हम अपने मेटल बार के एक कोने को गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, मॉलिक्यूल एट द हीटेड एंड मूव्स एज फास्ट एज एट द अदर एंड, यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं एक एंड से मूव करना शुरू करेंगे जल्दी जल्दी दूसरे एंड तक। ऑप्शन नंबर बी इज़ मॉलिक्यूल्स एट द हीटेड एंड मूव फास्टर दैन एट द अदर हैंड, यानी कि जिस कोने को आप हीटअप कर रहे होंगे वहाँ के मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे बजाय इसके कि अदर एंड के। ऑप्शन नंबर सी है मॉलिक्यूल्स एट द हीटेड एंड मूव मोर स्लोली दैन एट द अदर हैंड, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस कोने के कम मूव करेंगे जहाँ से आप हीटअप करें, उस कोने के ज़्यादा मूव करेंगे जहाँ से आप हीटअप नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल्स एट द हीटेड एंड मूव टूवर्ड्स द अदर हैंड, यानी कि इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है नंबर डी में कि मॉलिक्यूल्स एट द हीटेड एंड मूव टूवर्ड्स द अदर हैंड, यानी कि जिस कोने को आप हीटअप कर रहे हो उससे मॉलिक्यूल मूव करेंगे दूसरे कोने की तरफ। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल एट द हीटेड एंड मूव टूवर्ड द अदर एंड, यानी कि क्या करेंगे मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करना शुरू होंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल से करते करते, जो आपने यहाँ से हीट करना शुरू कर रहा है और दूसरे एंड तक सारे मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, सारे मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक सारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। हीट एनर्जी जो क्या होगी वो क्या करेंगे, उसके वहाँ के पार्टिकल जो होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे वो फास्ट मूव करके दूसरे एंड तक पहुँचेंगे। So MCQs number 5 is, what is the name of the continuous circulating stream of water set up inside a kettle when it is heated, यानी कि ऐसी कौन सी कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर पानी की है सेट इनसाइड अ कैटल मतलब कैटल के अंदर व्हेन इट इज़ हीटेड, यानी कि जब भी किसी आप कैटल को हीट करेंगे तो उसके पानी में कौन सी कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम है जो कि काम उस वक्त कर रही है, कौन सा मेथड या कौन सा टेक्निक यूज़ की गई है। नंबर ए, चार्जिंग करंट, नंबर बी कंबशन करंट, नंबर 3 कंडक्शन करंट एंड नंबर 4 कन्वेक्शन करंट। सो ये आपकी एक एग्जांपल भी है, पीछे में मैंने आपको बताई थी कि कन्वेक्शन करंट में ही आपको एक केटल की मिसाल दी गई थी जिसमें आपको वो लोग बता रहे थे क्या हो रहा था कि लिक्विड और गैसेस हीटेड वाटर मूव्स इन दिस डायरेक्शन, कोल्ड वाटर मूव इन दिस डायरेक्शन, यानी कि जब भी हम कभी किसी केटल में पानी को हीटअप करेंगे
तो केटल में क्या हो रहा होता है कि हम लोग पानी नीचे रखा हुआ होता है और नीचे उसकी जो सरफेस है उससे पानी टच कर रहा होता है। कन्वेक्शन में ये क्या होता है कि आप हीट तो नीचे से दे रहे हो लेकिन वो हीट ट्रांसफ़र कर रही है नीचे से ऊपर तक। तो केटल में भी क्या होता है कि नीचे का पानी गर्म होते होते ऊपर के सारे पानी को गर्म कर देता है और पूरा ओवरऑल केटल ही गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड है? कॉन्वेक्शन मेथड है, यानी कि जो कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो क्या है? कॉन्वेक्शन करंट की वजह से है। सो नाउ द ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, यू कैन स्टिल बर्न योर टंग ऑन अ कप ऑफ टी इवन दो इट मे नॉट बी वेरी हॉट, यानी कि अगर आप अपनी ज़बान तब भी जला सकते हैं जब आपका कप बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, क्योंकि उस एक भी किसी भी कप में अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेगी, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो या नहीं, लेकिन वो आपकी ज़बान जलाएगा ही जलाएगा। तो ये क्या है? ट्रू। नंबर 2, हीट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर, यानी कि हीट को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर के साथ। तो ये भी ठीक है कि हीट के लिए हम क्या, हीट मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपकी ट्रू फॉल्स है ये भी है ट्रू। नंबर 3, व्हेन वाटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम आइस टू अ लिक्विड द टोटल मास ऑफ द वाटर नेवर चेंजेस, यानी कि जब कभी भी वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है, आइस से चेंज हो जाता है लिक्विड में, तो उसका क्या कहते हैं, जो उनकी टोटल मास है, जो वेट है, क्या वो चेंज हो जाता है? नहीं। चाहे बर्फ़ पानी में चेंज हो जाए लेकिन जो उसका टोटल मास होता है वो सेम का सेम रहता है। तो ये है ट्रू। नंबर 4, अ शॉर्ट मेटल स्पून इज़ बेटर फॉर स्टिरिंग हॉट सूप दैन अ लॉन्ग मेटल स्पून, यानी कि इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एक शॉर्ट मेटल स्पून जो है वो बेहतर है बजाय हॉट सूप को हिलाने के लिए, मिलाने के लिए, बजाय इसके कि लॉन्ग मेटल स्पून। तो इस पे है फॉल्स, यानी कि अगर आप ये एग्जांपल इस तरह सोचें कि आप कोई चीज़ पतीली में चमचा चला रहे हैं तो छोटा चमचा क्या होगा, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा और वो पतीली से भी मुस्तकिल टकरा रहा होगा, हीट जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। बजाय इसके कि थोड़ा अगर चमचा लंबा होगा, वो पतीले से थोड़ा बाहर आ रहा होगा, तो उसमें इतनी जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही होगी और वो जो उसका एंड है वो इस कदर तेज़ी से गर्म नहीं हो रहा होगा। नंबर 5, हीट कैन ओनली बी कैरीड बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि हीट हमारे पास सिर्फ उसी तरह कन्वेक्शन के ज़रिए ही कैरीड कर सकती है लिक्विड एंड गैसेस में, विच इज़ ट्रू। सो बेसिकली स्टूडेंट, यही आपका चैप्टर पूरा 1 था। मैंने आपको सारे टॉपिक्स भी कवर करवा दिए हैं। ओवरऑल हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।